हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनो मैथमेटिक्स क्लासेस नालंदा। तो देखिए हम क्लास नंबर 2 लेके आ गए हैं। इसके पहले क्लास नंबर 1 में हमने वर्ण विचार के बारे में डिस्कस किए थे, उसके टाइप्स और उसके डिफिनेशन के बारे में डिस्कस अच्छी तरह से कर लिए थे। और साथ में उसमें वर्ण का उच्चारण स्थान, ये सब ही मूलध्वनि का जो भी उच्चारण स्थान होता है वही डिस्कशन कर चुके हैं। आज की क्लास में व्याकरण का जो टाइप्स आपको बताए थे कि 4 प्रकार का होता है व्याकरण हमारा। एक वर्ण विचार होता है, दूसरा नंबर होता है शब्द विचार, छंद विचार, चिह्न विचार, वाक्य विचार। बोले थे ना कि 4 प्रकार का होता है हमारा वर्ण। तो जिसमें वर्ण विचार हमारा खत्म हो चुका है। अब दूसरा हमारा रह गया शब्द विचार। तो आज इस क्लास नंबर 2 में डिस्कस करेंगे शब्द विचार के बारे में। ठीक है, तो आप अच्छे से इसको रिवीजन कीजिएगा क्योंकि यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा 10th क्लास और पैरामेडिकल दोनों में। ठीक है, पैरामेडिकल के एक्सटेंस एग्जाम जब दीजिएगा तो यहीं से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी ग्रामर में आपको पूछा जाएगा। ठीक है दोस्त, तो देरी के बिना हम सीधे चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहला शब्द विचार में हमारा पहला क्वेश्चन उठता है क्या है कि शब्द किसे कहते हैं। बात तो सही है कि शब्द विचार तो पढ़ रहे हैं तो उसमें ये तो जानकारी तो होना चाहिए कि शब्द किसे कहते हैं। तो जितना भी हम सब वर्ड जो बोल रहे हैं तो वो भी शब्द हुआ, लेकिन सब शब्द नहीं होता है। देख जैसे हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाते हैं कि यहाँ पर देखिएगा, एक वर्ण लिए क है, दूसरा भी वर्ण लिए एक ल है, और तीसरा वर्ण ले लेते हैं म है। ठीक है, ये 3 गो हमारा वर्ण है। कल इसके बारे में पढ़े थे वर्ण के बारे में अच्छी तरह से। तो इसको क्या करना है, मेल करना है। तो इसको किस तरह से मेल कर सकते हैं। तो ये आपको इसको ऐसे भी कर सकते हैं, का प्लस ला प्लस मा कर सकते हैं ना फ्रेंड्स। तो क्या बनेगा, कलम बनेगा ना मेल होने के बाद। या इसको ऐसे भी मेल कर सकते हैं, ला को आगे कर देते हैं, उसके बाद में का ला प्लस मा, तो क्या बन जाएगा, ला का मा लाकम बनेगा ना। यहाँ तक क्लियर। चाहे आप माँ को आगे कर दीजिए, बीच में ला को आगे कर दीजिए, उसके बाद में प्लस का, तो क्या बनेगा, मा ला का मालक। ठीक है, तो इसमें क्या देख रहे हैं कि तीनों वर्ण है, तीनों को उल्टा पुल्टा कर उसको जब मेल किए तो तीनों में सिर्फ हमारा शब्द ये कहलाएगा। ठीक है, क्यों ये कहलाएगा, ये दोनों नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा कि शब्द उसी को हम कहेंगे जब सार्थक जब उसको मेल करेंगे ना तो सार्थक होना चाहिए। सार्थक मतलब क्या होता है, सार्थक मतलब उसका अर्थ निकलना चाहिए। आप तो मेल कर दीजिएगा वर्ण को, लेकिन उसका अर्थ भी निकलना जरूरी है, तभी हमारा वो क्या कहलाएगा, शब्द कहलाएगा। तो यहाँ पर का और ला मा को मेल किए तीनों वर्ण को, तो इसका हमारा सार्थक यानी अर्थ निकल रहा है। कलम का मतलब होता है कि लिखने वाला। ठीक, जैसा मेरे हाथ में है वही भी कलम है। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या कि इससे लिखा जाता है, ये से किया जाता है। ठीक है, तो इसी को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। वही चीज़ हम डिफिनेशन में यहाँ लिखे हैं, आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल के थ्रू। तो आप यहाँ पर डिफिनेशन देखिए क्या लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा गया है कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आया क्या, कैसा मेल होना चाहिए, तो भी सार्थक मेल होना चाहिए। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, जैसे कलम, किताब आदि। कलम हमारा सार्थक मेल है, इसमें वर्ण है, देखो का ला मा ये सब अलग अलग वर्ण हुआ, इसका मेल करके बना दिया गया क्या, कलम। और कलम जब बन के है हमारा शब्द तो वो उसका सार्थक हो रहा है, यानी अर्थ निकल रहा है सार्थक बोले तो। और किताब भी देख लीजिए तो यहाँ पर किताब। ठीक है, तीनों इसमें वर्ण का मेल है, इसमें वर्णों का मेल है। तो मेल होने के बाद इसका सार्थक निकल रहा है यानी अर्थ निकल रहा है, तो हमारा ये क्या हो गया, शब्द होगा। समझ रहे हैं। तो यहाँ से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे करके पूछा जाएगा कि तो यहाँ पर से आपको ऐसे पूछेगा कि वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, तो आप क्या बताइएगा, शब्द कहते हैं। ऑप्शन दे रहेगा तो आप मार दीजिएगा ना। ठीक है, बस याद रखिएगा डिफिनेशन कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समझ में आ गया होगा कि शब्द किसे कहते हैं, जिसका अर्थ निकलना चाहिए। जब वर्ण को आप मेल करिएगा तो उस समय उसका अर्थ भी निकलना चाहिए, तो समझ लेंगे वो हमारा शब्द होगा। ठीक है, अब चलते हैं शब्द के प्रकार पर। क्या लिखा हुआ, शब्द के प्रकार पर। तो देखो शब्द के प्रकार जाने से पहले एक बात सुनिए। जैसे हम त्रिभुज पढ़े होंगे तो त्रिभुज के भी प्रकार देखे होंगे। वहाँ पर क्या हुआ कि त्रिभुज के प्रकार में त्रिभुज के भुजा के आधार पर भी बांटा गया है और कोण के भी आधार पर बांटा गया, 3 है ना। कोण के आधार पर भी 3 और भुजा के आधार पर 3, यानी दोनों अलग अलग आधार पर अलग अलग टाइप है ना त्रिभुज का। तो उसी तरह शब्द में भी अलग अलग तरह पर अलग अलग के आधार पर
अलग अलग टाइप में इसे डिवाइड किया गया है, किसको, शब्द को। तो पहला हमारा क्या लिखा गया यहाँ पर, देखो यहाँ पर 2 नंबर क्वेश्चन करके बताए हैं कि उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए, उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो शब्द के कितने भेद होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। इसे रिवीजन कर लीजिएगा भाई, बोल देते हैं एक बार कि उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो 4 प्रकार होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये कौन सा 4 प्रकार के होते हैं, किसके दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से देखा जाए तो। अब यही बनावट और रचना की दृष्टि से शब्द के कितने भेद हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। यहाँ पर कितने सिर्फ होते हैं, 3 होते हैं, ओनली 3 होते हैं। कौन कौन है भाई, देख लेते हैं। तो योग है, यौगिक है, योग रूढ़ है। योग, यौगिक, योग रूढ़, समझ में आया ना। क्या, किसके आधार पर, किसकी दृष्टि पर, तो बनावट या रचना, मतलब किस तरह से बना, किस तरह से इसका रचना हुआ, निर्माण हुआ, उसके आधार पर इसे 3 भागों में कैटेगराइज किया गया, यानी बांटा गया। कौन कौन, तो यौगिक, यौगिक, योग रूढ़। समझ में यहाँ तक आया। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्या, रूपांतर की दृष्टि से शब्द के 2 भेद होते हैं। रूपांतर क्या है, पहले रूपांतर के बारे में समझते हैं। रूपांतर, अगर इसको संधि विच्छेद आप कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, रूप जोड़ अंतर। रूप जोड़ अंतर बराबर क्या होगा, रूपांतर होगा ना। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो यानी रूप में जो अंतर होता है, रूप में जो अंतर होता है, जो अंतर हमको देखने को मिलता है किसमें, रूप में, तो वैसे शब्द को 2 भाग में बांटा गया है, 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन, तो पहला विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। समझ में आया ना, पहला विकारी, दूसरा अविकारी। क्यों, रूप में अंतर, जो शब्द का रूप में अंतर जो दिखने को मिला, तो उसे 2 भाग में बांटा गया, 2 प्रकार में बांटा गया। एक विकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द, दूसरा अविकारी शब्द। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जितना भी हमने 3 तरह से इसको डिवाइड किया, 3 तरह की दृष्टि से हमने अलग अलग टाइप बांटे। अब तीनों का जो भी टाइप हुआ, जो भी टाइप हम समझे, जो भी टाइप हमको मिला बांट के जो हमें दिखा, तो इनको 1 बाई 1 करके इसको भी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहला में हमारा क्या, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द 4 प्रकार के होते हैं। कौन को, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, ये है ना। तो अब इसके बारे में जानेंगे, तत्सम क्या होता है, तद्भव क्या होता है, देशज क्या होता है, विदेशज क्या होता है। ये चारों के बारे में 1 बाई 1 अच्छे से जानेंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिखे हैं तत्सम, क्या लिखे हैं, तत्सम। पहले किसके बारे में जानेंगे, तत्सम के बारे में। ये किसकी दृष्टि पर चल रहा है अभी, उत्पत्ति की दृष्टि पर, याद रखिएगा किसकी दृष्टि पर, तो उत्पत्ति की दृष्टि पर। इसको रिवीजन करना बहुत जरूरी है, तभी आप ऑब्जेक्टिव मार सकते हैं, नहीं तो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे तत्सम में देखते हैं। तो तत्सम में क्या बोलता है कि डिफिनेशन, कि हिंदी में संस्कृत के मूल शब्द को ही तत्सम बोलते हैं। समझ में आया, नहीं आया, कोई बात नहीं, हम अपने भाषा में समझते हैं। कहना यह चाह रहा है कि संस्कृत, आप तो देखे होंगे, संस्कृत भाषाओं को जननी कहा जाता है। कहा जाता है कि नहीं, संस्कृत भाषाओं को जननी कहा जाता है। जितने भी आजकल हम इंडिया में, यानी भारत में जितनी भी भाषाएं बोली जाती हैं, अधिकतर भाषाएं किससे निकली है, किससे उत्पन्न हुई है, किससे निर्माण हुआ है, तो संस्कृत से ही हुआ है। तो उसी तरह हिंदी भी संस्कृत से निकला है। तो जब हिंदी संस्कृत से निकला है, तो कुछ कुछ ऐसा शब्द है ना, कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो संस्कृत का, कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो हिंदी में हम सब यूज करते हैं, हिंदी में हम सब क्या करते हैं, बोलते हैं। तो वही शब्द हमारा क्या कहलाएगा, तत्सम कहलाएगा। समझ में आया, फिर से बताते हैं। जैसे हम देखिए, संस्कृत का कुछ कुछ ऐसा शब्द है, संस्कृत का कुछ कुछ ऐसा शब्द है जो शब्द हम सब जब हिंदी वाला भाषा बोलते हैं, हिंदी का लैंग्वेज बोलते हैं, तो हिंदी का जो लैंग्वेज बोलते हैं, तो संस्कृत का कुछ ऐसा शब्द जो इसमें यूज करते हैं, किसमें, हिंदी में, तो उसी को, उस शब्द को क्या हम बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। वैसा कौन कौन शब्द है, तो देखिए यहाँ पर लिखे हैं, जैसे में अग्नि, जगत, फल, पृथ्वी आदि। कहेगा कैसे, अग्नि बताइए संस्कृत वर्ड है कि नहीं, अग्नि में, अग्नि संस्कृत वर्ड बोला जाता है कि नहीं, संस्कृत शब्द है कि नहीं। जगत माने संसार, जगत भी संस्कृत शब्द है। ये हिंदी में भी बोलते हैं, क्या चीज़ बोलते हैं, हिंदी में भी हम बोलते हैं। फल भी ले लीजिए, फल आप सब बोलते होंगे कि कैसे फल है, ये कौन सा फल है, तो फल संस्कृत भी शब्द है।
और वही संस्कृत शब्द हम हिंदी में यूज कर रहे हैं, करना कि नहीं, अपने भाषा में, अपने लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, तो वही शब्द को हम क्या कहेंगे, तत्सम कहेंगे। जैसे पृथ्वी ले लीजिए, तो पृथ्वी हम सब बोलते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो पृथ्वी हम सब हिंदी भाषा में बोलते हैं, लेकिन ये पृथ्वी शब्द कैसा है, संस्कृत शब्द है ना, और वही संस्कृत शब्द हिंदी में यूज करते हैं, तो उसी शब्द को हम क्या बोलेंगे, तत्सम बोलेंगे। ये समझ में आ गया होगा, डिफिनेशन आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ठीक है, जब समझ में आ जाएगा तो आप इसको रिवीजन पर कीजिएगा ना, तो खटक से याद हो जाएगा। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तद्भव, आगे क्या है, तद्भव। ये भी बहुत आसान है, इसको भी समझा देते हैं। पहले कोई पढ़ लेते हैं डिफिनेशन क्या बोलता है कि तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। क्या बोला, तत्सम के बिगड़े हुए रूप को तद्भव बोलते हैं। मतलब जो तत्सम जो शब्द ही पढ़ के आए ऊपर पहले जस्ट, उसी को बिगाड़ के जो नया शब्द बनाएंगे ना, वही शब्द क्या कहलाएगा, तद्भव कहलाएगा। वैसे कैसे होगा, तो देखिए जैसे अग्नि, तो अग्नि हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है ना, समझिएगा, अग्नि हमारा क्या है, संस्कृत शब्द है, और जब संस्कृत शब्द है तो क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और तत्सम, तो अब ये क्या हमारा हो गया, तत्सम। अब इसी को बिगाड़ के इसी के मतलब लिखे क्या, आग है, अग्नि मैंने भी आग, आग मैंने भी अग्नि होता है ना, तो अग्नि तत्सम हुआ, और तत्सम के बिगड़े हुए रूप को क्या लिखे, आग है। दोनों का मतलब क्या था, एक ही होता है। तो जो आग बना इसी को क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। क्या बोलेंगे, तद्भव बोलेंगे। समझ में आया ना। उसी यहाँ पर देखते हैं एक एग्जाम्पल, कर्पूर। कर्पूर हमारा संस्कृत शब्द है, और जब संस्कृत शब्द है तो ये क्या हो जाएगा, तत्सम हो जाएगा। और तत्सम को ही बिगड़े हुए रूप करके क्या लिखे, कपूर लिखे हैं, कपूर बोलते हैं ना, तो ये कपूर को हम क्या कहेंगे, तद्भव कहेंगे। तो तत्सम से ही नहीं निकला, तत्सम को मतलब बिगड़े हुए रूप के बना दिया क्या, कपूर। कर्पूर ना बोल के हम सब क्या बोलते हैं, कपूर बोलते हैं। तो इसी बिगड़े हुए रूप को क्या बोलते हैं, तद्भव कहते हैं। ये भी आपको डिफिनेशन अच्छे से समझ में आएगा। इतना उतारिए, इसके बाद आगे वाला लिखाते हैं। इसके बाद देखिए देशज, तीसरे नंबर में। इसके बाद क्या है, देशज तीसरा नंबर। देशज में क्या लिखा हुआ है, तो देशज का डिफिनेशन है कि जिस शब्द की उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ हो उस शब्द को देशज कहते हैं। समझाते हैं, देखिए अपने भाषा में कि मतलब वैसा शब्द होना चाहिए, वो ऐसा शब्द जो आप जौन देश में रह रहे हैं उसी देश में बोला जाता है, उसी देश में ये सब मतलब उत्पत्ति हुआ है वह शब्द को उसी देश में, तो उस शब्द को हम क्या कहेंगे, देशज कहेंगे। मतलब वैसा शब्द जो अपने ही देश में उत्पत्ति हुआ हो तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे। देशज के मतलब ही देश, यानी देश में इसका जन्म हुआ हो, वैसा शब्द जिसका जन्म अपने ही देश में हुआ हो तो उस शब्द को हम देशज बोलेंगे। तो देशज में कौन कौन शब्द होगा, तो लोटा, खटिया, पगड़ी, ये सब होगा। लोटा जो हम सब लोटा में पानी पीते हैं, सुने होंगे। खटिया जो खटिया देखने कहते हैं, सोते हैं उस पर। और पगड़ी, पगड़ी जो शादी ब्याह में सब माथा पर बांधता है, पगड़ी भी हुआ। जब पंजाबी ये सब हो गया, मुरट्ठा सब, उसी को बोलते हैं पगड़ी। तो ये सब अपने ही देश में बोला जाता है, ये सब भाषा, ठीक है। तो ये सब शब्द को क्या बोलेंगे, लोटा, खटिया, पगड़ी आदि। और भी हैं, बस 3 एग्जाम्पल दिए हैं, और आदि और भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना समझ लीजिए कि देशज शब्द किसको बोलेंगे, तो वैसा शब्द जिसका उत्पत्ति अपने ही देश में हुआ हो तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे। समझ गए। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कैसे पूछेगा, तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि वैसा शब्द जो अपने ही देश में उत्पत्ति हुआ हो तो उस शब्द को क्या कहेंगे, तो क्या बोलिएगा आप, तो देशज बोलिएगा, ठीक है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, तो देशज लगाइएगा। या ऐसे पूछेगा कि लोटा कैसा शब्द है, तो आप सोचिएगा कि लोटा कौन अपने ही देश में बोला जाता है, तो हाँ ये लोटा तो अपने ही देश में बोला जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे, देशज बोलेंगे। तो ऑप्शन क्या लगाएगा, देशज लगाएगा। या ऐसा ऑप्शन, या ऐसे करके पूछेगा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, निम्नलिखित में देशज शब्द कौन सा है, तो 2-3 ऑप्शन रॉन्ग रहेगा, एक ऑप्शन सही डाल दिया जाएगा। जैसे मान ली खटिया डाल दिया जाएगा और 3 को रॉन्ग डाल दिया जाएगा, तब तो जानिएगा कि हाँ खटिया देशज शब्द है, क्योंकि अपने ही देश में बोला जाता है तो वो देशज शब्द होगा, तो खटिया पर टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा क्लास 10th और पैरामेडिकल दोनों में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे है विदेशज। आगे कैसा शब्द है, विदेशज। तो देशज था जो अपने ही देश में, अब विदेशज में मतलब क्या होता है, विदेश, अपने देश के छोड़ के अदर कंट्री, अदर देश, यानी किसी दूसरे देश को ही क्या बोलते हैं, विदेश बोलते हैं। अपने देश के बाहर जो दूसरा देश होता है ना, आस पड़ोस वाला, तो वो सब क्या कहलाता है, विदेश कहलाता है। तो वहीं जो विदेश में जो शब्द की उत्पत्ति होता है ना, उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, विदेशज बोलेंगे। तो वही बात हमने यहाँ पर लिखे हैं कि जिस शब्द की उत्पत्ति विदेश में हुए हो तो उस शब्द को हम विदेशज कहते हैं। तो यहाँ से आप ये मेन पॉइंट ये है कि नहीं, कि विदेश में बोल रहा जन्म उत्पत्ति होता है। तो विदेश का मतलब क्या होता है, तो विदेश का मतलब हम समझाएं कि अपने देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में उत्पत्ति हुआ है। जिस शब्द की उत्पत्ति किसी दूसरे देश में यानी विदेश में हुए हो तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे, विदेशज बोलेंगे। जैसे में कौन सा है, तो जैसे में हम देखिए यहाँ पर 3 गो लैंग्वेज लिए हैं, 3 गो भाषा लिए हैं। तो अंग्रेजी पहले लिए हैं कि अंग्रेजी, तो अंग्रेजी इंग्लैंड में
ज़्यादा करके बोला जाता है, ठीक है। तो इंग्लैंड में क्या बोलते हैं, देखो अंग्रेजी, तो अंग्रेजी में हम सब क्या बोलते हैं, बुक। बुक बुक माने क्या होता है, किताब। किताब हम सब क्या किताब बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। और उसका अंग्रेजी क्या है, बुक है। तो ये विदेशी शब्द है कि नहीं। पेन, कलम को बोलते हैं पेन। टेबल, मेज को बोलते हैं टेबल। बेड, बिस्तर को बोलते हैं बेड, ठीक है। तो ये सब क्या है, अंग्रेजी वर्ड है और अंग्रेजी शब्द है, तो ये विदेशी शब्द है, ठीक है ना। तो ये सब विदेशी है। फारसी में जैसे बोलते हैं आराम, अफसोस, ये सब बोलते हैं ना। भले हम सब यूज करते हैं, लेकिन हमारा शब्द ये नहीं है। हमारे देश में ये शब्द उत्पत्ति नहीं हुआ है, ये कहीं और देश के हैं। जैसे फारसी, तो फारसी कहाँ बोला जाता है, फ्रांस में। तो यह फ्रांस का शब्द है। कहाँ का शब्द है, फ्रांस का शब्द है। क्योंकि वहाँ के जो व्यापारी जब यहाँ आया था ना, तो वही अपना लैंग्वेज मतलब बोला, वही लैंग्वेज हम सब यूज कर रहे हैं, ठीक है। यही बात है। और अरबी, अरब के लोग बोलते हैं अरबी। अरब के लोग क्या बोलते हैं, अरबी। जैसे हम सब बोलते हैं यहाँ हिंदुस्तान में हिंदी बोलता था, हिंदू बोलते हैं, हिंदी से हिंदू, ठीक है। तो इसी अरब के लोग क्या बोलते हैं, अरबी। तो अरबी वो अपने भाषा में क्या दुकान बोलते हैं, किनारा। तो ये सब हम सब भी यूज करते हैं अपने देश में। लेकिन यह है किसका वर्ड, अलग देश का था। अलग देश हमारा क्या हुआ, विदेशी हो गया। तो विदेशी वर्ड का हमारा क्या हुआ, किनारा। तो यहाँ सब्जेक्ट कैसे पूछेगा कि दुकान कौन सा शब्द है, तो दिया जाएगा ऑप्शन कि तत्सम है कि तद्भव है कि देशज है कि विदेशज है। तो दुकान समय जाहिर सी बात है कि विदेशज है, अरबी भाषा है, तो विदेश वाला भाषा हो गया। तो यह क्या होगा, विदेशज होगा ना। यह सब तक क्लियर। चलिए अब आगे देखते हैं फ्रेंड्स। आगे क्या है, बनावट या रचना के दृष्टि से अब चलेंगे। इसके पहले हम उत्पत्ति की दृष्टि से देख लिए। 4 को होता है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। और चारों का डिफिनेशन अच्छी तरह से हमने समझ चुके हैं। अब देखेंगे बनावट या रचना की दृष्टि से। तो बनावट और रचना की दृष्टि से सिर्फ 3 होता है, रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है। सॉरी, इसके पहले अभी जो बोले थे रूढ़ की जगह हमने योग बोल दिए थे, तो वहाँ से गलती हो, मिस्टेक हो गया। तो वहाँ पर आप काट दीजिएगा, वहाँ पर काट के क्या लिखिएगा, रूढ़ बोलिएगा। क्या रूढ़ है, वहाँ पर योग लिखे, योग की जगह रूढ़ कर दीजिएगा, ठीक है। बाकी सही है। तो रूढ़ हो गया। तो रूढ़ किसे कहते हैं, रूढ़ क्या है आखिर है। तो यहाँ पर लिखा हुआ डिफिनेशन कि जिस शब्द को हम खंड किए जाने पर, जिस शब्द को खंड किए जाने पर क्या करना है, खंड करना है। तो किए जाने पर कोई अर्थ ना निकले तो उन्हें रूढ़ कहते हैं। क्या कहना यह चाह रहा है कि वैसा शब्द होना चाहिए जब उसको हम खंड करेंगे, तोड़ेंगे, 2 भाग में बांटेंगे या 3 भाग में बांटेंगे, जितने भी भाग में बटे उससे बांटेंगे, तो उस टूटने पर जो आएगा हमारा वर्ण, उसका अगर अर्थ नहीं निकलता है तो वह शब्द हमारा क्या कहलाएगा, वह शब्द हमारा क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। कैसे चलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो एग्जाम्पल में दिया है नाक, कलम, घर आदि। ये सब बोल रहा है क्या है कि रूढ़ शब्द है। ये सब कैसे शब्द है, रूढ़ शब्द बता रहा है। कैसे मानेंगे, तो यहाँ डिफिनेशन में क्या बोला था कि खंड पहले कर उसको, उसके बाद देखो कि उसका अर्थ निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। खंड करने पर तो नाक को तोड़ते हैं, तो नाक तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, नाक को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, तो ना प्लस का बराबर नाक होगा ना। तो ना के मतलब क्या होता है, अर्थ निकल रहा है। ना के मतलब कुछ नहीं, ना के मतलब, अगर ना का के मतलब ही अर्थ नहीं निकल रहा है। तो अर्थ नहीं निकल रहा, समझ लेना क्या हो रहा है, ये जो आगे वाला शब्द है, तो ये शब्द इसी शब्द से टूट गया। तो ये शब्द क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। ये नाक शब्द क्या कहलाएगा, रूढ़ कहलाएगा। समझ में आया ना, हाँ आया होगा। तब यहाँ पे कलम देखते हैं, कलम को भी तोड़ते हैं, का अल्लाह अम्मा। कलम को तोड़ेंगे तो कैसे टूटेगा, का जोड़ ला जोड़ माँ, 3 में टूटा, 3 बार टूटा। अब तीनों का मतलब देखते हैं, अर्थ निकलता है। तो का अर्थ नहीं निकलता है, ला का भी अर्थ नहीं निकलता है, माँ का अर्थ नहीं निकलता है। तो तीनों का अर्थ यहाँ पर नहीं निकला। तो डिफिनेशन में सही बोला था कि जब उसको तोड़िएगा उस शब्द को, तो तोड़ने के बाद उसका अर्थ ना निकले तो वह शब्द जो होगा हमारा रूढ़ शब्द कहलाएगा। क्लियर, यहाँ तक आपको समझ में आएगा कि नहीं, हाँ आपको समझ में आ गया होगा। उसी घर को भी करेंगे तो वही चीज़ होगा। तो यह सब हमारा शब्द क्या कहेगा, रूढ़ शब्द कहलाएगा। तो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, कहेगा कि नाक कैसा शब्द है। तो आप तोड़ के देखिएगा, डिफिनेशन पर अप्लाई कीजिएगा इसका कि हाँ बस सही है कि नहीं। तो तोड़ने पर ना प्लस का आएगा, तो ना का अर्थ भी नहीं निकलता है, का भी अर्थ नहीं होता है, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, रूढ़ शब्द होगा। तो यहाँ से ठीक है, बता दीजिएगा। आगे चलते हैं, आगे क्या है, यौगिक। आगे हमारा क्या है, यौगिक। तो यौगिक में क्या बोलता है डिफिनेशन कि वैसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हैं और उनका सभी खंड सार्थक हो तो उसे यौगिक कहते हैं। बस इसका जस्ट उल्टा है। क्या है, इसका जस्ट उल्टा है। इसमें क्या बोल रहा है कि वैसा शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बना हो। 2 बात यहाँ पर बोल रहा है। पहला बात ये बोल रहा है कि वैसा शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बना हो, कौन, यौगिक। एक बात यह हो गया, यहाँ तक मेल से बना हो, और लगा दिया। इसके बाद दूसरा बात शब्द क्या बोल रहा है कि उनका सभी जो खंड करेंगे, उनका जब
जब खंड करेंगे तो यहाँ क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। सार्थक हो तो वह यौगिक कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, यौगिक। अब सार्थक मतलब क्या होता है, तो सार्थक मतलब ये होता है कि उसका अर्थ निकलना चाहिए, तो उसी को क्या बोलेंगे, सार्थक बोलेंगे। ठीक है, तो वैसा शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बने हो, एक बात। दूसरा बात ये बोला कि सभी खंड सार्थक होना चाहिए। तो देखते हैं होता है कि नहीं भाई। तो पहले यहाँ से हम जैसे लिए विद्यालय बोले हैं, हिमालय बोले हैं, पुस्तकालय बोले हैं, तो क्या बोला कि दूसरे शब्द को मेल से बना है। बात सही है, इसको तोड़ के देखिए, विद्यालय को यहाँ पर लिखते हैं, तो विद्यालय को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, विद्या, संधि विच्छेद के रहे, संधि भी पढ़ेंगे इसके आगे क्लास में, तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। तो अभी तो संधि नहीं सिखाएं, लेकिन फिर कोई बात नहीं। तो विद्या जोड़ क्या हो जाएगा, आलय। विद्यालय को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, विद्या जोड़ आलय। तो ये देखो दो शब्द है कि नहीं, दो शब्द है ना। तो यहाँ यह बात बोला कि दूसरे शब्दों के मेल से बने हो, वैसा शब्द जो दूसरे शब्दों को मेल से बना, तो एक शब्द ये है, एक शब्द ये है, ये दोनों के मेल से बना एक नया शब्द क्या, विद्यालय। विद्या जोड़ आलय तो क्या बना, एक विद्यालय। तो वैसा शब्द क्या कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। यहाँ से भी एक क्लियर होगा डिफरेंस। और आगे चलते हैं, आगे क्या बोल रहा है कि उनका सभी खंड, खंड कौन कौन बना, ये वाला बना, एगो ये खंड बना ना, तो उनका सभी खंड क्या होना चाहिए, सार्थक होना चाहिए। जितना भी अब इसका खंड टूटेगा, चाहे एक हो, चाहे दो हो, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, कितना भी खंड टूटे, तो सब एक अर्थ क्या होना चाहिए, अर्थ निकलना चाहिए, यानी सार्थक होना चाहिए उसका। तो देखते हैं वहाँ अर्थ निकलता है कि नहीं है। तो यहाँ एक विद्या निकला, एक आलय निकला। तो विद्या मतलब होता है जो हम सब ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, हम सब क्या कर रहे हैं, विद्या ग्रहण कर रहे हैं क्या, जैसे हम आपको विद्या दे रहे हैं तो वही विद्या ग्रहण कर रहे हैं। आलय, आलय बोले तो क्या है, आलय मतलब एक होता है घर, जैसे आलय हो ना, तो यानी विद्या का घर। आलय मतलब क्या, घर, और विद्या यानी विद्या का घर को क्या कहते हैं, विद्यालय कहते हैं। जहाँ विद्या का घर कहाँ होता है, तो विद्यालय में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जब तोड़े खंड किए इसका, तो क्या हुआ, दोनों का अर्थ निकल रहा है, यानी सार्थक है दोनों शब्द। तो हम कह सकते हैं कि ये वाला शब्द क्या है, और यौगिक है। समझ में आया कि नहीं आया, हाँ समझ में आया, हो गया। इतना अच्छे तरीके से समझा दिए कि यहाँ ही जाना चाहिए हमारे सबसे। ठीक है, उसी तरह हिमालय को भी देखेंगे तो हिम जोड़ आलय, तो यहाँ पर अलग वर्ड इन्हें है, एक अलग वर्ड इन्हें है, हिम जोड़ आलय। तो दोनों शब्द मिलकर बना है। देखो वैसे शब्द जो दूसरे शब्द के मेल से बना है, तो यहाँ पर दोनों शब्द मिला है कि नहीं, तो हिम जोड़ आलय बराबर क्या बना, हिमालय। तो यहाँ हिम माने भी क्या होता है, एक शब्द हमारा क्या है, हिम है, और दूसरा शब्द क्या है हमारा, आलय है। तो हिम माने होता है बर्फ, आलय में होता है घर, यानी बर्फों का घर कहाँ है, तो हिमालय है। जहाँ हिमालय जाइएगा ना, तो अपनी खाली बर्फ ही बर्फ रहेगा, इसलिए उसे क्या बोला गया, हिमालय, मतलब हिमों का घर, यानी हिमों का आलय। उसी तरह पुस्तकालय, पुस्तक का आलय, पुस्तक जोड़ आलय यानी पुस्तक का घर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आएगा। ठीक है, आगे देखते हैं योग रूढ़। तो योग रूढ़ क्या बोल रहा है कि वैसे यौगिक शब्द, मतलब समझिएगा डिफिनेशन में ही इसका जवाब मिल जाएगा। वैसे यौगिक शब्द, क्या बोला, यौगिक शब्द, ये इसके बारे में बोल रहा है। वैसे यौगिक शब्द, योग रूढ़ को डिफाइन करने के लिए क्या बोल रहा है कि वैसे यौगिक शब्द जो अपने अर्थ को छोड़ देगा, जो अपने अर्थ को छोड़ देगा, और आगे क्या बोल रहा है कि छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले, उससे भी और अच्छा मतलब विशेष अर्थ धारण कर लेगा, मतलब। ठीक है, कहने का मतलब यही बोल रहा है कि वैसा यौगिक शब्द, ये सब ये है हुआ, क्या बोल रहा है, यौगिक शब्द, मतलब इसका मतलब ये कह रहा है, ये सब क्या यौगिक शब्द है ना। तो वैसे यौगिक शब्द जो अपने अर्थ को छोड़ देगा, इसका जो अर्थ है ना, इसका मतलब छोड़ के किसी और का अर्थ ले लेगा, तो वैसे हाँ अर्थ अपने अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ धारण कर ले, तो उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। कैसे मानेंगे, देखते हैं यहाँ पर ही। तो लंबोदर, तो लंब जोड़ उदर, लंब मन भी होता है लंबा, उदर मन होता है पेट। तो जिसका लंबा हो उदर, लंबा हो पेट, कौन किसका है, तो गणेश जी का है कि नहीं। तो ये वाला अर्थ छोड़ दिया, उसके जगह क्या किसका इंडिकेट कर रहा है, मतलब किसको थी कर रहा है ये, तो गणेश जी का ये मतलब बता रहा है कि नहीं। उसी देते चक्र पानी, चक्र है पानी, जिसके हाथ में है चक्र, कौन कहलाएगा, विष्णु जी का लगा, यहाँ सॉरी तो सत्य जी लिख दिया, विष्णु जी का लगा, कौन, विष्णु जी। चक्र, चक्र मतलब होता है ये चक्री वाला। पानी माने क्या होता है, हाथ, या तो यहाँ पानी माने वो पानी नहीं है, ये पानी माने क्या होता है, हाथ है। ठीक है, एक पानी माने हाथ होता है, और तो चक्र पानी, चक्र जिसके हाथ में है चक्र, तो उसे किसे कहेंगे, तो विष्णु जी के कहेंगे। तो मेन हमारा ये वर्ड हुआ, ये तो पहले क्या हमारा हुआ, ये हमारा हो गया यौगिक। इसी यौगिक का अर्थ छोड़कर, चक्र पानी छोड़कर कहना क्या चाह रहा है, चक्र पानी किसको कहना चाह रहा है, विष्णु जी के बोल रहा है। आगे देखते हैं नीलकंठ, जिसका है कंठ नीला, जिसका कंठ है नीला, तो नीलकंठ। तो नीलकंठ किसका है, शंकर जी पिए थे जब जहर, तो उसी कंठ था, नीला हो गया था, तो वही है शंकर जी को कहना चाह रहे हैं, यानी अपना अर्थ छोड़कर विशेष अर्थ ले लिया, यानी शंकर जी का
यहाँ पर एथी कर रहा है, सर्टिफिकेट कर रहा है, मतलब उसी का इंडिकेट कर रहा है कि शंकर जी को बोल रहे हैं। ठीक है, तो योग रूढ़ भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। यानी हमने उत्पत्ति की दृष्टि से भी शब्द के प्रकार भी देख लिए, उसका डिफिनेशन भी समझ गए। अब बनावट और रचना की दृष्टि से भी हमने शब्द के प्रकार भी देख लिए और उसके पूरा ये सब डिफिनेशन भी समझ गए एग्जाम्पल के साथ साथ। अब इस पर जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो आप आसानी से बता देंगे। ठीक है ना, क्योंकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ गया होगा। क्लियर। अब इसके आगे क्या है चौथा नंबर में, तो इसका आगे चौथा नंबर है रूपांतर की दृष्टि से शब्द के दो भेद होते हैं, दो प्रकार होते हैं। कौन कौन? एक विकारी होता है, एक अविकारी होता है। ठीक है, तब उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, अब देखिएगा दोस्त अगला टाइप है रूपांतर की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? रूपांतर की दृष्टि से। जितने भी इसके पहले पढ़े वो तो ठीक है, लेकिन सबसे अगर देखा जाए इम्पोर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण देखा जाए तो यही है रूपांतर की दृष्टि से। तो रूपांतर की दृष्टि से कितने होते हैं? दो होते हैं। कौन कौन? विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। एक होता क्या है? विकारी शब्द, एक होता है अविकारी शब्द। ये आपको बहुत जरूरी है जानना है। यही से आपको पता चलेगा, जो संज्ञा सर्वनाम पढ़ते हैं ना, तो यहीं से पता चलेगा कि संज्ञा आखिर क्या है। संज्ञा के बारे में पता चलेगा। संज्ञा तो इतना ही जानते हैं कि संज्ञा की डिफिनेशन क्या होता है कि किसी चीज़ के नाम, ठीक है, ये जानते हैं ना, लेकिन ये कैसे आया संज्ञा, वो कहाँ से आया, इसका मतलब उत्पत्ति कैसे हुआ, सब यहीं से पता चलेगा आपको। तो इसलिए आपको गौर से यहाँ से ध्यान दीजिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो विकारी शब्द, तब विकारी शब्द किसको बोलेंगे? कि वैसा शब्द जिसके रूप, जो रूप होता है ना, लिंग, वचन, कारक और पुरुष के कारण बदल जाता है। किसके किसके कारण बदलता है? रूप, तो लिंग पहला, वचन, कारक और पुरुष के कारण इस क्या होता है, इसका रूप बदल जाता है। जैसे मैं समझाते एग्जाम्पल से, जैसे हम लेते हैं को गाय, गाय सुनेंगे गाय, क्या हुआ? गाय। इसको ऐसे लिखते हैं गाय। तो यहाँ पर देखिए बदल रहा है कि नहीं, यहाँ पर रूप इसका बदल गया कि नहीं, लेकिन किसके कारण, किसके वजह से या किसके कारण से बदला इसका रूप? तो ये हम यहाँ वचन के कारण बदल गया इसका रूप, बदला कि नहीं? वचन। ये क्या हमारा? एक वचन है। ये गाय क्या हमारा हुआ? एक वचन। ये हमारा क्या होगा? बहुवचन, है ना, ये बहुवचन। वैसा वही तो बोल रहा है यहाँ पर कि वैसे सब जिसके रूप, जिसका जो रूप है किसके कारण बदलना चाहिए, बदल जाता है? लिंग, या तो वचन, या तो कारक, या तो पुरुष के कारण बदल जाता है, तो उस शब्द को हम क्या बोलेंगे? विकारी शब्द बोलेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब आगे देखते हैं। आगे बोलता है कि विकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं। अब पता चलेगा आपको कि विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं, तो कितना रखिएगा? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? संज्ञा। अब समझ में आया कि संज्ञा कहाँ से आया था? तो संज्ञा, दूसरा सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, यही बात है। ठीक है, तो विकारी शब्द से निकला ये कौन? ये सब 4 चेला। ठीक है, तो विकारी शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। यहाँ तक क्लियर? अब देखते हैं अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द क्या बोलता है कि वैसे शब्द जिसके रूप नहीं बदलता है। इसमें रूप बदलता था, वो भी किसके कारण? विकारी में लिंग, वचन, कारक एंड पुरुष के कारण इसका रूप बदल जाता था विकारी में, लेकिन अविकारी में बदलवे नहीं करता। वैसा शब्द जिसके रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द कहते हैं। समझ गया? तो नहीं बदलता है। तो अविकारी शब्द भी कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। क्या लिखा हुआ? अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? क्रिया विशेषण, पहला क्रिया विशेषण, दूसरा संबंधवाचक, तीसरा समुच्चयवाचक, चौथा विस्मयादि बोधक। अब समझ में आया कि ये सब कहाँ से आया जी? अब पता चला आपको, सबसे पता चला कि अविकारी शब्द से आया। तो वैसा शब्द जिसका रूप नहीं बदलता है उसे अविकारी शब्द बोलते हैं। अविकारी शब्द भी 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? ये हमारा लिखा हुआ क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक और विस्मयादि बोधक। यहाँ तक क्लियर? तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। इसके जब अगले वीडियो लाएंगे तो अब जो टाइप इसका पढ़ें विकारी का 4, इसका 4 कितना टोटल 8, तो 8 का फिर डिफिनेशन जानेंगे। और उसमें भी इसका भी टाइप होता है, इसका भी टाइप है, इसका भी टाइप है। ठीक है, तो जितना भी कोशिश करेंगे, ज़्यादा करके कोशिश करेंगे, इसका भी बताएंगे टाइप करके। ठीक है, तो अगले वीडियो में ये सब पर भी चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे, ये सब भी डिस्कशन करेंगे। आज के इतना ही रह देते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं करते वीडियो, इतना ही में आप उतारिएगा और अच्छे से नोट्स बनाइएगा अपने कॉपी में, इसको रिवीजन अच्छे से कर लीजिएगा ताकि आपको ऑब्जेक्टिव करने में, सही करने में आसानी हो। यहाँ पर इसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा। सूर्य वाले वीडियो में हम बोल दिए हैं कि डिफिनेशन नहीं पूछेगा, यहाँ से सिर्फ ऑब्जेक्टिव पूछेगा। तो ऑब्जेक्टिव पूछने के लिए आपको याद तो करना ही पड़ेगा, रिवीजन तो करना ही पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। जब मैं आपके लिए हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो आपको तो एक लाइक करना ही बनता ही है। ठीक है।